हेलो बच्चों लोग, क्या हाल चाल। मैं हूं आपका कोच मेंटर वाई के त्रिपाठी फ्रॉम वाई के त्रिपाठी क्लासेस कोलकाता। एंड हमारा पास्ट एग्जाम पेपर का जो एमसीक्यूज है उसका ये सीरीज चल रहा है और सीरीज नंबर में ये दूसरा वीडियो है। मैंने ट्राई किया है कि जितना वीडियो छोटा रखूं, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग, टू बी वेरी फ्रैंक मैन, वो वीडियो छोटा हो ही नहीं पा रहा है। अब देखो ना, मैं खाली आपको आंसर्स बता दूंगा तो फिर भाई आंसर तो आपको दिए है ना, यू कैन इजीली फिगर इट आउट कि भाई आंसर्स क्या है। आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग लेवल चाहिए, थोड़ा बहुत तो चाहिए ही चाहिए। एंड दैट थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए थोड़ा समय लगता है, ठीक है। तो थोड़ा समय लगता है जरूर है, लेकिन समय गंवाना नहीं है, समय को यूज करना है। तो चलो समय को यूज करते हैं। और प्लीज 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 प्लीज, आप अगर ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज यार सब्सक्राइब बटन ठोको, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े। सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ते चैनल पे यार, बट आप लोग बटन ठोको, सब्सक्राइबर बढ़े। और अगर आप दूसरी बार देख रहे हैं या फिर कभी और आप रिपीटेड वीडियोस देख रहे हैं, ये तो प्लीज शेयर करो यार अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वीडियोस में लाइक्स आए और कमेंट्स आए। ये कमेंट्स भी करो अगर आपको अच्छा लगे तो मतलब एक तरह का इंटरेक्शन बना के रखो ताकि मेरे को अच्छा लगे और फिर मैं और मोटिवेट हूं आपके लिए और काम करूं, ठीक है। तो मैंने ये सब कुछ आपके लिए किया है और ये सारे के सारे नोट्स आप फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं इजीली, ठीक है। सो लेट्स मूव फर्दर कि भाई आज जो क्वेश्चन करना है वो कौन से टर्म का करना है, तो जून 24 का करना है, ठीक है। तो वी आर मूविंग टुवर्ड जून 24 का क्वेश्चन। सर 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 एक बात बताओ मेरे को जल्दी से कि क्या ये क्वेश्चंस जो है परीक्षा में आ सकते हैं? जी, इसका आंसर तो मैं क्या दूं, भगवान भी नहीं दे सकता, ठीक है। क्या आएंगे क्या नहीं पता नहीं, लेकिन हाँ इसके जैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला ऑप्शन, पहला क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट इक्वेशंस। आपसे करेक्ट इक्वेशन पूछा और ये अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का जो क्वेश्चन होता है, आप एक बैलेंस शीट बनाएंगे। आप तो बड़े बच्चे हैं, उसमें क्या लिखेंगे? ओनर्स इक्विटी। इधर क्या लिखेंगे? आउटसाइड लाइबिलिटीज। इधर क्या लिखेंगे? फिक्स्ड एसेट्स। और इधर क्या लिखेंगे? करंट एसेट। ये हो गया टोटल एसेट्स और ये हो गया टोटल लाइबिलिटी साइड, ऐसा। अब जो मन करे वो इक्वेशन बनाओ। देखो, तो पूछा करेक्ट इक्वेशन कौन सा होगा भाई, इसमें बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनेंगे। ओनर्स इक्विटी इक्वल टू एसेट प्लस लाइबिलिटी होगा क्या? देखो ना, ओनर्स इक्विटी इक्वल टू एसेट यानी टोटल एसेट प्लस लाइबिलिटी, ये होगा क्या? पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ओनर्स इक्विटी प्लस आउटसाइड लाइबिलिटी, हाँ ये एक इक्वेशन समझ में आया। इक्वल टू टोटल एसेट, अरे भाई ये मैच कर रहा, मैच कर रहा, मैच कर रहा। यस यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यही एकदम सही 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 है, क्योंकि यही है, यही यही वो आंसर है, ठीक है। बाकी सब अगर मिल गया आंसर अपने को तो आगे बढ़ना है। बाकी भी देख लो, एसेट प्लस ओनर्स इक्विटी, ये एसेट्स हो गया, प्लस ओनर्स इक्विटी इक्वल टू आउटसाइड लाइबिलिटी। सर ये दोनों मिला करके आउटसाइड लाइबिलिटी के बराबर होगा क्या? पॉसिबल ही नहीं है। आउटसाइड इक्विटी प्लस प्रॉफिट। आउटसाइड इक्विटी क्या होता है? आउटसाइड इक्विटी माने क्या क्या क्या? कुछ भी, कुछ भी नहीं होता सर। चलिए, आउटसाइड इक्विटी कुछ नहीं होता। प्रॉफिट नहीं, बेसिकली अगर बोलो तो ये प्लस प्रॉफिट मिला करके टोटल एसेट होता है क्या? नहीं, आउटसाइड लाइबिलिटी चाहिएगा, ऐसा। तो पहला क्वेश्चन इजी थ्योरी क्वेश्चन था, एंड थ्योरी क्वेश्चन ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। जरा एक सेकंड रुकना, बस एक सेकंड बस। चलो, थोड़ा सा मेरा कैमरा इधर उधर हो रहा था। कैश इन हैंड में हैव, अरे कैश का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है? ऑलवेज डेबिट बैलेंस, याद रखना, ऑलवेज डेबिट बैलेंस कैश का। और कैश और बैंक का, अगर कैश बैंक दोनों रहेगा ना, बैंक का डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस हो सकता है, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस को बोलते हैं क्या? बैंक ओडी, और डेबिट बैलेंस को नॉर्मल बैंक बैलेंस। ये डेबिट होगा, डेट नहीं। फंडामेंटल्स अकाउंटिंग एजम्पशंस आर, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन क्या? तीन होते हैं, जल्दी बोलो, फटाफट फटाफट फटाफट, क्विकली बोलो, फटाफट फटाफट, जल्दी बोलो, क्विकली। पहला फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन क्या है? गोइंग कंसर्न। दूसरा क्या है? अक्रूवल कॉन्सेप्ट। तीसरा कंसिस्टेंसी। ये फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस हैं। तो इन्हीं के बेसिस पे क्या बनता है? हमारा बैलेंस शीट बनता है। गोइंग कंसर्न, मनी मेजरमेंट, ये फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन नहीं आता। प्रूडेंस फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन नहीं आता। गोइंग कंसर्न सब में है। बिजनेस एंटिटी अकाउंटिंग पीरियड, ये भी नहीं है। गोइंग कंसर्न, मैचिंग, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी है, गोइंग कंसर्न है लेकिन मैचिंग नहीं है। तो तीनों में सही चीज क्या है? ए वाली। तो ए वाला हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ए वाला हमारा आंसर हो गया। बाकी सब क्या है? गलत गलत गलत।
हम बढ़ते हैं आगे। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, बोला कि ये स्टेटमेंट दिया है, उसमें आपको जो सही लगे उसको चूज करो। वाओ क्या बात है, सही लगे उसको चूज करना है। चलिए, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल डू नॉट अफेक्ट अग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। ओ भाई, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल डू नॉट अफेक्ट अग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। प्रिंसिपल एरर क्या होता है सर? जो अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करके बनाए गए एरर्स हैं वो क्या होंगे? प्रिंसिपल एरर्स कहलाएंगे। जैसे मान लो मैंने परचेज किया मशीनरी और परचेज अकाउंट में डाल दिया, एंट्री क्या पास किया मैंने, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। एंट्री करना था मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो भाई डेबिट में भी बराबर अमाउंट, क्रेडिट में भी बराबर अमाउंट। गलत एंट्री में भी सब कुछ सही गया है और सही एंट्री में तो सही जाता ही। तो इसका मतलब है कि अगर गलत एंट्री करते हैं प्रिंसिपल एरर की वजह से, यानी एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है और गलत एंट्री कर देते हैं, तो ट्रायल बैलेंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेसिकली कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, तो बोला एरर ऑफ प्रिंसिपल डू नॉट अफेक्ट अग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। मतलब एरर ऑफ प्रिंसिपल के चलते ट्रायल बैलेंस के अग्रीमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब एरर ऑफ प्रिंसिपल हो तो भी ट्रायल बैलेंस अग्री कर जाएगा। अच्छा, तो पहला वाला तो करेक्ट लग रहा है भाई मेरे को, क्योंकि अभी जैसे आपको समझाया मैंने, कॉम्पेंसेटिंग एरर अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, पर अफेक्ट ही नहीं करता। मतलब अगर मेरे को सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश लिखना है ऐसा, तो ये एक सेकंड कोई ऐसा हमने, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, कोई ऐसा हमने एंट्री पास किया जिससे डेबिट में भी गलती सही हो गया और क्रेडिट में भी गलती सही हो गया, ऐसा। मतलब अगर कोई जितना अमाउंट डेबिट से कम होना था उतने अमाउंट क्रेडिट से भी कम हुआ, या फिर जितना अमाउंट डेबिट में बढ़ना था उतना अमाउंट क्रेडिट में बढ़ा, तो ये गलती की वजह से इसको बोलते हैं एरर ऑफ कॉम्पेंसेशन। और इस गलती की वजह से डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड बराबर हो जाता है। अब जब डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड बराबर हो जाएगा तो भाई हमारा ट्रायल बैलेंस तो ऑटो एग्री कर जाएगा ना, ऑटो एग्री कर जाएगा। तो ये क्या कह रहा है कि अफेक्ट करता है ट्रायल बैलेंस को। ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करना मतलब ट्रायल बैलेंस अग्री नहीं करेगा। मतलब ये सेंटेंस गलत दिख रहा है मेरे को। पहला वाला सही दिख रहा था डिस्कशन के हिसाब से, वन साइडेड एरर डज नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। भाई 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 क्या क्वेश्चन पूछा है। वन साइडेड एरर तो भाई हमेशा प्रभाव डालेगा किसके ऊपर में? ट्रायल बैलेंस के अग्रीमेंट के ऊपर में। ठीक है, मतलब ये भी करेक्ट नहीं है। एरर ऑफ कास्टिंग इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। भाई एरर ऑफ कास्टिंग एरर ऑफ प्रिंसिपल कैसे होगा? कास्टिंग एरर का मतलब क्या था? जोड़ना, जोड़ने में गलती। 4000, 5000, 9000 और एक 10,000 ऐसे जोड़ना था, उसने 4000, 5000 और 100 जोड़ दिया, तो गलती हो गई ना। तो कास्टिंग एरर प्रिंसिपल एरर थोड़ी होती है। प्रिंसिपल एरर का मतलब अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं हुआ, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन फॉलो नहीं हुआ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं हुआ। दीज आर व्हाट? एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इन सभी अग्रीमेंट में कौन सा अग्रीमेंट, इन सभी स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही है? ये। ठीक है, मतलब कॉम्पेंसेटिंग एरर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, दूसरा, वन साइडेड एरर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता है, अफेक्ट करता है। एरर ऑफ कास्टिंग एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं होता। कास्टिंग माने जोड़ना होता है भैया, जोड़ना, ऐसा। चलो नीचे आते हैं। कैलकुलेट सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल। बोला सेल्स निकाल दो, और ठीक है सेल्स निकाल देते हैं। देखो इतना सारा डेटा दिया हुआ, बहुत कुछ दिया हुआ। आप या तो ट्रेडिंग अकाउंट बना लो, ट्रेडिंग अकाउंट बना करके सेल्स निकाल लो। ठीक है, आप फिर डेटा देख लो। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, डायरेक्ट एक्सपेंस दे रखा है एंड ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है। तो डायरेक्टली सेल्स निकालना। तो सेल्स का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो गया पता है? सेल्स इक्वल टू COGS प्लस GP इक्वल टू 30,000 प्लस 1,500 इक्वल टू 31,500। तो 31.50 मतलब 31,500 हमारा क्या आएगा? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बोल रहा मिस्टर P इशूड चेक्स वर्थ ₹15,000 इन मार्च 2024। मार्च 2024 में उन्होंने चेक इशू किया है कितने का? 15,000 का। ठीक है, 15 का चेक इशू किया, याद रखना ये डेट है। ठीक है, ये है 31/3/24। यहाँ पे 15 का चेक इशू हुआ और ये पीरियड है बात का। ठीक है, चलो। आउट ऑफ विच 10,000 का चेक ओनली प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट बाय 31 मार्च 2024। हमने 15 का चेक क्या किया? इशू किया। इशू का मतलब क्या होता है? पेमेंट। हमने 15 का चेक इशू किया, मतलब हमारा कैश बुक कितने से घटा? 15 से। और पासबुक कितने से घटा है? सिर्फ 10 से। कैश बुक घटा है 15 से
और पासबुक घटा है सिर्फ 10 से, इसका मतलब पासबुक कितने से बढ़ा हुआ? 5000 से। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। While recording bank and cash book balance on 31st March 24, how much would be added to the balance as per cash book to arrive at balance as per passbook? बोल रहा है कि आप बैलेंस एज पर कैश बुक में क्या एडजस्टमेंट करेंगे ताकि आपका बैलेंस एज पर पासबुक आ जाएगा। सुनो, हम यहां लेके क्या चल रहे हैं? कैश बुक। तो हमारा बॉस कौन है? उल्टे साइड वाला आदमी, पासबुक। पासबुक बढ़े तो बढ़ाओ, पासबुक घटे तो घटाओ, बस इतना सोचना आपको। तो भैया हम लेकर चल रहे हैं कैश बुक, हमारा बॉस कौन है? पासबुक। पासबुक बढ़े तो बढ़ाओ, पासबुक घटे तो घटाओ। यहां पर पासबुक देखो, कैश बुक कितने से घटा? 15,000 से। पासबुक कितने से घटा? 10,000 से। यानी 5,000 से पासबुक बढ़ा हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे? 5,000 से पासबुक को बढ़ा देंगे, यानी कि ये 5,000 रुपया क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ये आंसर होगा आपका। नेक्स्ट, सेकेंड हैंड कार परचेस्ड फॉर ₹2 लाख। सेकेंड हैंड कार परचेज किया 2 लाख रुपए का। बढ़िया बात है, करो, करना चाहिए। कार परचेज नहीं करोगे तो क्या ही करोगे। इनिशियल रिपेयर कॉस्ट कितने का? 50,000 रुपए का। अच्छा, एक बात याद रखना, सीएमए इंस्टीट्यूट इनिशियल रिपेयर कॉस्ट को ऐड करता है। ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस हो, वो भी ऐड होगा। ठीक है, इनिशियल रिपेयर कॉस्ट हो, सेकेंड हैंड मशीनरी का, ये सब सेकेंड हैंड मशीनरी के लिए, सिर्फ सेकेंड हैंड मशीनरी, सेकेंड हैंड मशीनरी के लिए ही ऐड होगा। ठीक है, तो सेकेंड हैंड मशीनरी अगर होगा तो ये क्या होगा भैया? ऐड 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 होगा। ओके ग्रेट, ऐड 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 होगा। तो इसका मतलब हमारा मशीन का कॉस्ट कितना हो गया? 2,50,000। इज सोल्ड फॉर 1 लाख आफ्टर 2 ईयर्स। बोला 2 साल के बाद बेचा 1 लाख में। डेप्रिसिएशन का रेट कितना है? 20%। WDV मेथड से। बोला प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ कार क्या होगा? बताओ जरा, सिंपल सा बात है। 2,50,000 माइनस डेप्रिसिएशन कितना परसेंट? 20%। कितना होगा? 25 दूनी 50, 50,000 रुपया बच्चा। इधर कितना आएगा? जल्दी बोलो, 2 लाख रुपया। ठीक है, और फिर डेप्रिसिएशन होगा 20% से इस साल, और इस वैल्यू पे कहोगे मेथड चल रहा WDV, तो कितना होगा? 40,000 रुपया आएगा। 1,60,000। अब 1,60,000 का माल कितने में बिका है? 1 लाख में। ये सेल वैल्यू हो गया, ये WDV हो गया। तो प्रॉफिट कितने का है कि लॉस कितने का है? ये लॉस है भैया 60,000 का। 1,60 का माल 1 लाख में बिका है। अच्छा, जो अगर मान लो ये लॉस है ना, लॉस 60 का। ठीक है, सी नंबर। जो थोड़ा सा वो होंगे ना फाइनेंस वाले बच्चे, आप लोगों ने ऐसा कैपिटल बस्टिंग पढ़ रखा होगा, तो उसको डायरेक्ट निकालने का तरीका देखो। क्या डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? 2,50,000। ठीक है, डायरेक्ट निकाल रहा हूँ एकदम। इनटू, देखना ये कितना है? 20% है ना। 1 माइनस, डायरेक्ट करता हूँ, देखो 1 माइनस 0.20 टू द पावर। अब बोलोगे क्या ही चल रहा है सर, माइनस 1 लाख। ये करेंगे तो आएगा 60,000। ऐसा ये करेंगे आएगा तो, ये करेंगे तो आएगा 60,000। ये पूरा अगर आपको ऐसे निकालना है तो FM वाले बच्चे के हिसाब से ऐसे निकलेगा। ठीक है, चलिए। X drew a bill of exchange for ₹20,000 on Y payable after 3 months। बोला X ने Y पे बिल ड्रॉ किया, जल्दी से फटाफट XY बना दो। X ने Y पे बिल ड्रॉ किया, 3 महीने का पीरियड है, अमाउंट कितना है? 20,000 रुपया अमाउंट है। बढ़िया बात है, 20,000 रुपया अमाउंट है। नाउ व्हाट हैपेंस? Y पेमेंट नहीं कर सका एंड रिक्वेस्टेड टू रिन्यू फ्रेश बिल फॉर अनदर 3 मंथ। ओ भाई, तो जैसे मान लो ये पीरियड 3 मंथ का है, वो अनदर 3 मंथ चला गया यहां तक, ये अनदर 3 मंथ एडिशनल है। 12% पर एनम का इंटरेस्ट है। तो पूछ रहा है कि फ्रेश बिल का अमाउंट कितना होगा। तो फ्रेश बिल का अमाउंट ऑलवेज क्या होगा? फ्रेश बिल का अमाउंट होगा, फ्रेश बिल का अमाउंट, फ्रेश बिल इक्वल टू ऑफ फेस वैल्यू प्लस इंटरेस्ट। तो फेस वैल्यू कितना है? 20,000, और इंटरेस्ट कितना होगा? 20,000 इंटू 12% इंटू 3/12 कितना आएगा? 20,600। 20,600। क्लियर है? ओके ग्रेट। देखो इसीलिए टाइम थोड़ा लगता है। अगर मैं हर एक पर 1 मिनट भी दूंगा तो मेरे को ऑलमोस्ट लगेगा 15 मिनट, क्योंकि 15 सवाल है।
और अगर एक पे 2 मिनट दूंगा तो ऑलमोस्ट लगेगा अराउंड 30 मिनट। ठीक है, तो आप इसको स्पीड में करके देख लेना। बोला ऑड वन आउट निकालने के लिए बताया। ऑड वन मतलब जैसे बहुत सारे लोग हैं, उसमें सब जगह सी ए स्टूडेंट खड़े हैं, उसी में एक इंजीनियरिंग का है, एक मेडिकल का है। मैंने बोला ऑड वन आउट निकाल दो। आप क्या करेंगे, जिसकी मेजोरिटी है उसमें से जिसकी मेजोरिटी कम है उसको निकाल दोगे। तो किसकी मेजोरिटी है, सी ए स्टूडेंट की, इंजीनियरिंग और मेडिकल वाले ऑड वन हो गए, निकाल दो। ठीक है, बहुत सारी लड़कियां खड़ी हैं, उसमें से 4 लड़के खड़े हैं, तो ऑड वन आउट बोले तो फिर बहुत सारी लड़कियों में वो 4 लड़के हैं, उनको निकाल दो। ठीक है, ऐसा ऑड वन आउट हो गया। नाउ प्रीमियम मेथड, ये गुडविल एडजस्टमेंट का मेथड है। रिवैल्यूएशन मेथड, ये गुडविल एडजस्टमेंट का मेथड है। विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट, ये गुडविल एडजस्टमेंट का मेथड है। तो ऑड वन आउट क्या हो गया, देखो रिवैल्यूएशन ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट, ये डी नंबर। एक बार इसका आंसर देख लेते हैं ऑड वन आउट का। अरे आंसर इंस्टीट्यूट अपने हिसाब से करता है ना कुछ भी, 9 नंबर का डी, ये ऑड वन आउट हो गया। ठीक है, 10 नंबर ऑपरेटिंग लीज। सुनो ना, हमेशा याद रखना, AS 19 के हिसाब से ऑपरेटिंग लीज जो है वो रिवोकेबल होता है। ठीक है, बस वो नॉन रिवोकेबल नहीं, रिवोकेबल लीज है। रिवोकेबल का मतलब कॉन्ट्रैक्ट बीच में कैंसिल हो सकता है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, बोला कौन सा स्टेटमेंट इसमें सब फॉलस है। तो कौन सा स्टेटमेंट फॉलस है वो जरा देखते हैं। सैल्वेज ऑफ स्टॉक मींस स्टॉक सेव ड्यूरिंग एक्सीडेंट। ओ भाई, फॉलस देखना है, फॉलस, तो इसका मतलब गलतियां देखनी है आपको। अंदर से वो आत्मा निकालोगे, गलती देखना है मेरे को, आ जाओ गलती देखते हैं। सैल्वेज ऑफ स्टॉक मींस स्टॉक सेव्ड ड्यूरिंग द एक्सीडेंट। भाई आग लग गई, हु करके जल रहा, उसी में से आपने बचा लिया कुछ स्टॉक, दैट इज सैल्वेज स्टॉक। ठीक है सर, ये तो करेक्ट हो गया, ये टूरू हो गया, टूरू लव है ये तो। ठीक है, ओ मागो टूरू लव, यानी ये टूरू है। ठीक है, अनयूजुअल आइटम्स या डिफेक्टिव आइटम्स आर सेपरेट अंडर इंश्योरेंस क्लेम। नो भाई नो। कोई सामान अगर नहीं बिक रहा, पुअर सेलिंग लाइन का गुड्स है, कोई सामान अगर नहीं बिक रहा, अनयूजुअल आइटम है, कोई सामान अगर नहीं बिक रहा, डिफेक्टिव आइटम है, मतलब उसका प्राइस कॉस्ट से नीचे ले जाके बेचना पड़ेगा, क्योंकि उसका रिकवरेबल वैल्यू क्या है, बहुत 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 कम है। भैया ये तो फॉलस लग रहा है, टूरू तो नहीं लग रहा हमको, ये हमको फॉलस लग रहा है। तो क्या किया जाएगा, देखते हैं आगे क्या किया जाएगा। और एक और फॉलस निकल गया तो फिर देखेंगे कि हमारा कहीं गलती तो नहीं हो रहा है समझने में आए। चलो ठीक है, डिफेक्टिव आइटम्स मींस गुड्स विच कैनॉट फेच द यूजुअल रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ओ भाई, डिफेक्टिव आइटम का मतलब ही वही होता है जो यूजुअल रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट नहीं फेच कर पा रहा, नहीं ला पा रहा है। अभी तो सेंटेंस बोला मैंने 2 सेकंड पहले कि डिफेक्टिव आइटम या यूजुअल आइटम का मतलब वो जिसको सेलिंग कॉस्ट से भी नीचे रखना पड़ता है, क्योंकि सेलिंग प्राइस वो बिक ही नहीं पाएगा। ये भी तो हमको टूरू लग रहा है, तो और टूरू करें, ये भी क्या है, टूरू ओ मागो टूरू लव, ये भी टूरू लव हो गया। Now average clause is applicable in case of under insurance. Yes. To discourage under insurance average clause को लेकर आया जाता है, तो ये भी टूरू है। तो भैया फॉलोस तो खाली एक ही हमको दिख रहा है, वो कौन सा है, वो है बी नंबर। और एक बात हमेशा याद रखना, अनयूजुअल आइटम एंड डिफेक्टिव आइटम्स आर सेम, नॉट सेपरेट आइटम। ठीक है, तो भैया हमारा बी नंबर आंसर जो है करेक्ट होगा। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर 11 करना क्या होगा। बी 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 ओ वाह, सही निकला भाई। आ जाओ, ए बी और सी आर 3 पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस in the ratio 3:1. B retires from the firm. What is the gaining ratio of the remaining partner? ओ भाई, रिमेनिंग पार्टनर का गेनिंग रेशियो क्या है? अच्छा आप बताओ ना क्या है रिमेनिंग पार्टनर का गेनिंग रेशियो क्या होगा, जल्दी से बताओ। रिमेनिंग पार्टनर का गेनिंग रेशियो क्या होगा? एकदम सिंपल सा सवाल है, रिमेनिंग पार्टनर का गेनिंग रेशियो क्या होगा? एकदम सिंपल सा सवाल है, बताओ क्या होगा जल्दी से। मैंने आपको सिखाया ना, ये 3:2:1, ये ए बी सी। देखो अगर सी रिटायर हुआ तो न्यू रेशियो होगा 3:2 और गेनिंग रेशियो होगा 3:2।
अगर बी रिटायर हुआ तो न्यू रेशियो होगा 3:1 और गेनिंग रेशियो भी होगा 3:1। मतलब खाली छुपा देना है उसको। मैं इसको हाथ से छुपा देता हूँ, तो ये छुपा दिया मैंने हाथ से ऐसा, तो बी चला गया ना, बी को छुपा दिया तो क्या बचा 3:1। तो 3:1 हमारा गेनिंग रेशियो और 3:1 हमारा ही हमारा वो क्या होगा आंसर, और न्यू रेशियो भी वही होगा। नाउ व्हाट, 13 नंबर सवाल, गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट एक्स टू डिपार्टमेंट वाई एट अ प्राइस सो एज टू इंक्लूड अ प्रॉफिट ऑफ 1/3 ऑन कॉस्ट। पहला चीज 1/3 ऑन कॉस्ट, ऑन कॉस्ट इसका मतलब है 1/4 ऑन सेलिंग प्राइस। पीछे पीछे कॉस्ट चले, आगे आगे सेलिंग प्राइस। याद है कि नहीं बच्चा, ये बताओ मेरा बात याद है? यस सर याद है। हमेशा याद रखेंगे कि आगे आगे तुम चलो, पीछे पीछे हम, नो प्रॉब्लम। तो आगे आगे कौन चलेगा? आगे आगे चलेगा सेलिंग प्राइस, पीछे पीछे चलेगा कॉस्ट। कॉस्ट बोलेगा चलो हम आते हैं, और बीच में कौन रहेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। जैसे शादी होने के बाद आगे आगे सेलिंग प्राइस, पीछे पीछे कॉस्ट, और बीच में कौन चलता है? ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो आगे पति चलता है, सेलिंग प्राइस रेवेन्यू, पति रेवेन्यू है। बीच में चलता है बच्चा, वो कौन है? वो ग्रॉस प्रॉफिट है जो दोनों के चलते आया है। और पीछे कौन है? पीछे है हमारा कॉस्ट। कॉस्ट मतलब सर, जो कॉस्ट मतलब जिम्मेदारी, कॉस्ट मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉस्ट मतलब सब कुछ, हमारी अर्धांगिनी। समझ रहे? आ जाइए। तो ये लाइन यहां समझ में आया। इफ द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट वाई इज 18,000, 18,000 का क्लोजिंग स्टॉक है ऑफ डिपार्टमेंट वाई। ठीक है, एक्स ने वाई को सामान बेचा, 18,000 उसका क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है। मतलब जो सामान वो खरीदे हैं उससे उस हमारे क्लोजिंग स्टॉक में 18,000 में पड़ा हुआ है। इसका मतलब सेलिंग प्राइस उसे कितनी है? 18,000 ही तो है। उसने 18,000 में बेचा, मेरे पास भी पड़ा हुआ वो गुड्स कितने में? 18,000 में, क्योंकि उसने जिस प्राइस में बेचा वो मेरे लिए खरीद प्राइस, और मेरे लिए खरीद प्राइस तो मेरे लिए वो कॉस्ट प्राइस। तो मैं अपने कॉस्ट में रखा हूं, लेकिन उसकी क्या है? वो सेलिंग प्राइस है। अब वो क्या पूछ रहा है? अमाउंट ऑफ स्टॉक रिजर्व ऑन क्लोजिंग स्टॉक विल बी। अमाउंट ऑफ स्टॉक रिजर्व, सुनो, उसने बेचा है 1/3 ऑन कॉस्ट में, लेकिन क्या कॉस्ट प्राइस मेरे को दिया हुआ है? क्या नहीं, मेरे को सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स दिया हुआ है। तो 18,000 इंटू 1/4 ऐसा करेंगे, कितना आएगा देखो तो एक बार। 18,000 इंटू 1/4 का मतलब 0.25, 4500 रुपया। 45 रुपया है बी नंबर, आंसर सही। ये हमारा होगा आंसर। इनकम स्टेटमेंट ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन क्या बोलते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फटाफट मारो, सी नंबर। इसमें तो 1 सेकंड में आंसर आना चाहिए। कंटिजेंट लायबिलिटी वुड अपीयर, कहां अपीयर होता है? सर ऑफ बैलेंस शीट आइटम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऑफ बैलेंस शीट आइटम। कहां दिखता है? फुट नोट में, फुट नोट। ठीक है, लायबिलिटी साइड नहीं, एसेट साइड नहीं, एज अ नोट टू द बैलेंस शीट यस, नन ऑफ द अबव नहीं। ये सी नंबर, आंसर चेक करो एक बार। 15 का सी दिख रहा है क्या? 15 का सी। तो 23 मिनट 10 सेकंड 24 मिली सेकंड में ये हमारा पेपर पूरा होता है। और अगले पेपर के लिए प्लीज 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 आप अगला वीडियो देखिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना शुक्रिया, फिर मिलता है अगली क्लास में। तो अपना ख्याल रखें, गुड नाइट। और प्लीज 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 जाने के पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, पूरा वीडियो देखे हो तो। थैंक यू सो मच।